देखो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स का जो फर्स्ट ही टॉपिक है वो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें हम खासकर तो लाइट के ड्यूल नेचर को पढ़ेंगे। ड्यूल नेचर का मतलब बताएं तो लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। पुराने टाइम से इसके ऊपर बहुत डिस्कशन रहा कि भी सबसे पहले अपने न्यूटन जी आए, उन्होंने कॉर्पस्क्यूल्स बताया लाइट को कि वो पार्टिकल नेचर होता है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी जो फेल हो गई थी। हाइजन थे, उन्होंने वेव नेचर बताया था। मैक्सवेल थे, उन्होंने वेव नेचर बताया था। आइंस्टाइन थे, उन्होंने पार्टिकल नेचर बताया था। तो ये सारी बातें इसके ऊपर चलती रही थी। फिर डी ब्रोगली आए थे जिन्होंने ड्यूल नेचर के बारे में बताया था कि पार्टिकल नेचर भी होता है और इसका वेव नेचर भी होता है। तो पहले हम बात करें तो फोटोन पार्टिकल नेचर के बारे में ही है। फोटोन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फोटोन क्या है? अपने पास पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो फोटोन की पहली प्रॉपर्टी है, फोटोन की जो स्पीड है, मतलब लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्लासिकल फिजिक्स में, मतलब न्यूटोनियन फिजिक्स में, पार्टिकल के मास को, फोटोन के मास को डिफाइन नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया था। तो हम बोल देते हैं कि भी उसका रेस्ट मास कितने के बराबर है? 0 के बराबर है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इनकी एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा =H²। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है। H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड, वैल्यू यूनिट। फ्रीक्वेंसी को स्पीड बाय वेवलेंथ भी लिख सकते हो, तो hc/λ। फोटोन की मोमेंटम एनर्जी बाय स्पीड E/c के बराबर है, या h/λ। वो c से c कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? h/λ। ये प्रॉपर्टी थी किसकी? फोटोन के बारे में। फोटोन के बारे में कुछ 3-4 बातें और हैं। फोटोन के एनर्जी, पावर और इंटेंसिटी, 3 बातों को समझते हैं। एनर्जी तो अभी किया था। एनर्जी क्या था? hν, एक फोटोन। अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स है तो टोटल एनर्जी कितने के बराबर आ जाएगी अपने पास से? nhν, या फिर न्यू की जगह पे c/λ, nhc/λ। फिर डिफाइन किया गया पावर। पावर क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो E/t, E था nhc/λ और बाई टी आएगा तो n/t को n' बोल दिया। ध्यान रहे, n' क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। n क्या था? नंबर ऑफ फोटोन्स। फिर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया, या यूं कह दो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अब पावर का फॉर्मूला या एनर्जी का फॉर्मूला nhc/λ, साथ में एरिया और यहां टाइम था तो n" लगा दिया। देखो तीनों फार्मूले याद रह जाएंगे इससे, hc/λ, hc/λ और hc/λ। n नंबर ऑफ फोटोन्स, n' नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, n" नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी, पावर और इंटेंसिटी। जब कभी भी लाइट किसी वॉल के ऊपर जाके टकराती है तो उसके ऊपर प्रेशर भी लगाती है और फोर्स भी लगाती है। हमने वो प्रेशर और फोर्स के डायरेक्ट फार्मूले हैं, उन्हीं को याद रखना है। 2 केस लेके चले हैं यहाँ पे जो फॉर्मूले लिखे हैं कि लाइट जाके टकराए और वो जो वॉल है या जो भी सरफेस है जिससे टकराई है वो उसको कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर दे या कंप्लीटली उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो कितना प्रेशर और कितना फोर्स लगेगा। अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड है तो बच्चों प्रेशर लगेगा 2I/c, I है इंटेंसिटी, और फोर्स लगेगा 2P/c, P है पावर। अगर वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने वाला सरफेस है तो प्रेशर लगेगा I/c के बराबर, सॉरी हाँ, प्रेशर लगेगा I/c के बराबर, हाफ रहेगा उसका ऊपर वाली वैल्यू का, और फोर्स लगेगा P/c के बराबर जब कंप्लीटली एब्जॉर्ब करे, और ये था जब कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करे। दैट इज अबाउट फोटोन, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में, या फिर फोटोन की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स में हम इसके रेस्ट मास को 0 मानते, मास को डिफाइन ही नहीं कर पाए थे। न्यूट्रल है ये, ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट कर सकता है ना मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी hν एक फोटोन की है, या फ्रीक्वेंसी को स्पीड बाय वेवलेंथ लिख सकते हैं, मोमेंटम E/c के बराबर है। एनर्जी nhc/λ, n है नंबर ऑफ फोटोन्स। पावर n' hc/λ, n' नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड।
इंटेंसिटी n डबल डैश hc बाय लैम्डा, n डबल डैश क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड। प्रेशर अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड है तो 2I बाय सी और फोर्स 2P बाय सी, और अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब करे तो 2 को हटा दियो। क्लियर है बच्चों बात? अब अगला टॉपिक देखते हैं। देखो बच्चों, अब तो अपना दूसरा जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो पहले बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है क्या, फिर उसके एक्सपेरिमेंटल स्टडी, उसके अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, फिर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से भी क्लियर है, फोटोन की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का प्रोसेस। emission of electrons from a metal surface using light of suitable frequency, suitable energy या suitable frequency की लाइट गिरा दो मेटल सरफेस पे, उसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। उस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोल देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाएंगे बच्चों? वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और उन फोटो इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनेगा उसको फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस में से बाहर निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी ना, उस कम से कम एनर्जी को बोलेंगे वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस। ये हर एक मेटल सरफेस का अलग अलग होता है। जैसे यहां मैंने लिखा अल्कली मेटल के लिए सबसे कम है। आप यूवी लाइट किसी मेटल पे इंसिडेंट करवा दो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आएंगे। विजिबल लाइट किसी मेटल पे गिराओगे तो नहीं निकलेंगे। वही विजिबल लाइट अगर अल्कली मेटल के ऊपर गिरा दोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। ये बताना चाहा था। खासकर इसको मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें मापते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये सबको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या रहेगा? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल के बराबर होता है। अब आइए बच्चों इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में। ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली, विंडो छोड़ दी, लाइट आगे गिरेगी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की। एक ये हमारे पास कैथोड, एक एनोड, 2 प्लेट लगा दी, 2 टर्मिनल लगा दिए। इसको एमिटर बोल दिया, इसके ऊपर फोटो सेंसिटिव मेटल लगा रखी है। और ये अपना कलेक्टर है एनोड। कैथोड एनोड तो वैसे इसलिए रख दिया कि ये जो बैटरी के साथ कनेक्शन है, कभी कैसा टर्मिनल इनिशियली ए पॉजिटिव रहता है और जो सी है वो अपने पास नेगेटिव रहता है। इस पोलरिटी को रिवर्स किया जा सकता है बैटरी की मदद से। तो क्या देखा गया, जब ए पॉजिटिव था और सी नेगेटिव था, ए इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सी, तो लाइट गिरी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो किसकी तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ, करंट बन के आएगा। तो देखा क्या गया कि आप लाइट गिराई, पहले इंटेंसिटी लो रखी, फ्रीक्वेंसी लो रखी, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर क्या किया उन्होंने? इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को वही कम रखा, तो भी कोई फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। फिर क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी को चलो बढ़ाना शुरू कर देते हैं, इंटेंसिटी को फिक्स कर लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आई जिस पे इमिट होने स्टार्ट हो गए। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का नाम रखा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या रखा गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो पहली बात सीखने को मिली वो बात क्या है कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक्स प्लेस the incident light must have a minimum frequency. That minimum frequency is called threshold frequency. Means to say below threshold frequency no photoelectric effect is possible. ठीक है, ऐसा देखने के बाद उन्होंने क्या किया? Now they starts increasing it. अब उन्होंने इंटेंसिटी को चेंज करना शुरू किया। किसको चेंज करना शुरू किया? इंटेंसिटी को। दूसरी बात, पहली बात तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली होगी। दूसरी बात क्या था? अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबोव जाके क्या बातें देखी? पहली इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली कि अगर आप अब इंटेंसिटी को बढ़ाओगे ना, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ेगा। मैंने कैपिटल आई यूज कर लिया है इंटेंसिटी के लिए, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट यूज है, मतलब रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल आई से। अब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों क्या थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था। दूसरा, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उन्होंने क्या देखा
कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा, थ्रेशोल्ड से कम थी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ही नहीं, थ्रेशोल्ड से ज्यादा करते गए तो देखा भाई करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर इंटेंसिटी फिक्स है तो अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी की लाइन, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, ये इंटेंसिटी की लाइन थी, ये करंट की लाइन थी। तो क्या देखा, जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर ना हो तब तक तो हमारे पास किसी प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक करंट था ही नहीं। अब क्या था, अब वो उसके इंडिपेंडेंट था। अब क्या था, वो उसके इंडिपेंडेंट था। पहले था ही नहीं, अब जो आया वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट आया। समझ आई कि नहीं आई बात। अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, करंट जो फोटो करंट है इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है। फिर उन्होंने अगली बात क्या देखी, मैंने बताया था ना पोलरिटी को रिवर्स किया जा सकता है। अच्छा एक और छोटी सी बात कि उन्होंने क्या देखा कि अगर आप जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, जो बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई कर रखा था, बताया था ना ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इनिशियली तो बढ़ा, फिर हो गया मैक्सिमम, सैचुरेशन करंट कहलाया वो। क्या कहलाया वो, सैचुरेशन करंट। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर इंक्रीज करवाया तो करंट शुरुआत में तो बढ़ा, उसके बाद आ गई उसकी सैचुरेशन वैल्यू। क्या आ गई उसकी सैचुरेशन वैल्यू, उसको सैचुरेशन करंट बोल दिया। क्या बोल दिया उसको, सैचुरेशन करंट कहलाया वो हमारे पास। तो ये तीन बातें थी अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहला पॉइंट क्या आया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तीन रिजल्ट देखे गए। ओके, तो फिर बात क्या की, पोलरिटी बदल दी। क्या कर दिया, पोलरिटी को चेंज कर दिया। पोलरिटी को चेंज किया तो क्या रिजल्ट देखने को मिला वो सुन लो। जैसे ही पोलरिटी को बदला गया, मतलब ए को नेगेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब सी पॉजिटिव, तो जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया उस पोटेंशियल को बोले दिस इज रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्या अप्लाई करना शुरू कर दिया, रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो भाई रिटार्डिंग पोटेंशियल आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन ए की तरफ अट्रैक्ट होने लग रहे थे वो क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, रिपेल होने शुरू हो जाएंगे। और रिपेल होंगे जिनके एनर्जी कम थी, जो मेटल सरफेस में से बाहर निकल के आए थे, वो तो फिर ए प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो करंट कम होना शुरू हो जाएगा। केवल कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे जिनकी एनर्जी फालतू थी, वही पहुंच पाएंगे। आप रिटार्डिंग पोटेंशियल को और बढ़ा दो, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल को बढ़ाते गए तो एक रिटार्डिंग पोटेंशियल की ऐसी वैल्यू आई जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया। उस वैल्यू को बोला गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला गया उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया यहां पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, दूसरी बात क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम क्वांटिटी बताया ना भाई, जिनकी एनर्जी कम थी तो वो आए पहले ही बंद हो लिए थे। रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ाते गए, एक वैल्यू ऐसी आई जहां पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन था ना वो भी ए तक नहीं पहुंच पाया। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन होता है। वर्क डन मतलब काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन आइए एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब गजब की बात क्या देखी गई, वो गजब की बात ये थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ आ गया, इट इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल या दैट रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बारे में क्या देखा गया, अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था ये फ्रीक्वेंसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और ये इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट था। इंटेंसिटी के क्या था, इंडिपेंडेंट। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट। मैं ये लाइन बनाऊं तो ऐसी थी, ये फ्रीक्वेंसी और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट ध्यान रहे जब तक थ्रेशोल्ड ना हो लेगी तब तक कुछ नहीं है, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल
और इंटेंसिटी की बात करें तो इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं था। क्लियर हुई बात ये? तो ये इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से जो रिजल्ट निकल के आए, मेनली मैं तीनों के तीनों रिजल्ट को अगर एक साथ बताना चाहूं तो बच्चों सुन लो क्या देखा गया। जागते रहियो, सोइयो मत, कहीं सोने लग जाओ। पहली बात क्या देखी, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। दूसरी बात क्या देखी गई, अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट था, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तीसरी बात क्या देखी गई, अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के तो क्या था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के था इंडिपेंडेंट। क्लियर हुई या ना हुई बात, ये सारी समझ आया? इससे जितने ग्राफ बने एक बार उन ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, वर्क फंक्शन क्या है, बीच में एक डेफिनेशन आई थी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जूल में कितने के बराबर है। अब देखें इस टॉपिक के ही कुछ ग्राफ। अभी जो हमने ये देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो ग्राफ, जो रिजल्ट्स आए उनको ग्राफ की फॉर्म में दर्शाने की कोशिश की। यहां से शुरुआत करते हैं। जब तक ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है, जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर ना हो लेगी तब तक तो कोई बात ही नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू ही नहीं होना है। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी बताया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इंटेंसिटी एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट बट अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आ जाए ना तो अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही स्टार्ट करना है। अब ये क्या लेके चले, ये पोटेंशियल और करंट के बीच का ग्राफ बनाया। एक बात मैंने बताई थी भी पोटेंशियल ना भी अप्लाई कर रखे होना पॉजिटिव तो भी करंट तो कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट में होता ही है, फिर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट थोड़ा बढ़ेगा और उसके बाद बढ़ने के बाद उसकी सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी। एक गिवन इंटेंसिटी के लिए ऐसा है, क्या था कि भाई पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ा 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 और फिर क्या हो गया, उसके बाद सैचुरेशन वैल्यू आ गई। ये किसके बीच का ग्राफ है, पोटेंशियल और करंट के बीच का। शुरुआत में बढ़ा फिर आ गई सैचुरेशन वैल्यू। अब उन्होंने क्या किया, तीन अलग अलग इंटेंसिटी ली, सेम फ्रीक्वेंसी रखी, इंटेंसिटी अलग अलग, किसकी फ्रीक्वेंसी किसकी इंटेंसिटी, इंसिडेंट लाइट की। तो उन्होंने क्या देखा, बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो भी पढ़े थे वही है। ग्राफ थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, क्यों, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। लेकिन इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब क्या किया फिर उन्होंने, फ्रीक्वेंसी अलग अलग लेके चले, इंटेंसिटी सेम रखी, ये न्यू 1 फ्रीक्वेंसी के लिए, ये न्यू 2 फ्रीक्वेंसी के लिए और ये न्यू 3 फ्रीक्वेंसी के लिए। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता गया, बढ़ता गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता गया, बढ़ता गया। करंट, सैचुरेशन करंट क्या रहा, सेम रहा बच्चों। तो 1 2 3 4 5 और 6 ग्राफ है टोटल अपने पास ये। तो ये 6 के 6 ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही है, समझ आए होंगे शायद।
अच्छे से, डाउट हो तो पूछ लियो कमेंट बॉक्स में। उसके बाद यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के बाद अपने पास जो बात है वो है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां से हम 5 बातें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बोल सकते हैं बच्चों। 5 बातों में क्या है? नींद तो नहीं आ रही है, सोना नहीं है, सुनो क्या था? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला नियम, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, अरे बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। फिर क्या था? अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो अपने पास ये था फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बच्चों इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तीसरी बात, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या है बच्चों? जो स्टॉपिंग पोटेंशियल या और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात रहेगी क्योंकि वही बताया था ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ईवी नॉट, दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। एक फोर्थ पॉइंट क्या था? ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है बच्चों। कैसी प्रोसेस है ये? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है कि जैसे ही फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन उसी टाइम बाहर निकल जाएगा, बहुत कम टाइम लगता है दोनों के बीच में। 5वें पॉइंट की बात करें तो दिस इज 1-to-1 प्रोसेस। कैसा फिनोमेना है ये? 1-to-1 फिनोमेना। 1-to-1 का मतलब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, क्या पता एक फोटोन एक भी इलेक्ट्रॉन ना निकाल पाए, उसकी क्या पता जो एनर्जी है या जो फ्रीक्वेंसी हो थ्रेशोल्ड से कम हो तो एक भी नहीं निकलेगा, और अगर निकलेगा तो एक फोटोन एक ही निकाल सकता है। क्लियर हुई बात है? एक और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट बता दूं कि मान लो बच्चों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए थी मेटल सरफेस में से, मतलब उसका जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आपने जो फोटोन गिराया उसके ऊपर है उसकी एनर्जी मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताओ फोटोन बाहर निकलेगा कि, सॉरी बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं? मे बी या मस्ट बी? मे बी या मस्ट? इन दो में से कमेंट करके बताओगे कि अगर वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, पक्का होगा या हो सकता है? तो आगे देखें। अगला टॉपिक अपना आता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या आता है अपने पास से? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो सुनो, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में उसने क्या बताया? उसने कहा कि जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है ना वो 2 पार्ट में यूज होगी। एक पार्ट तो वर्क फंक्शन के तौर पे, और बाकी जो बच गया वो उस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। ये था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एनर्जी इंसिडेंट लाइट की, वर्क फंक्शन, और ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी।
फार्मूले के साथ लिखना चाहिए तो एच न्यू नॉट, और इसको यूं का यूं रहने दो, ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एक बात और याद करने की कोशिश करें तो जो काइनेटिक एनर्जी अगर यहां से मैं निकालूं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से आई, ये इधर चला गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसको लिखा जा सकता है ई वी नॉट, एच स्टॉपिंग पोटेंशियल, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट या फाई नॉट रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां से वी नॉट निकालोगे तो एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई। याद करो वो बात जब बताया गया होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप, अरे m क्या है, स्लोप, तो स्लोप क्या आएगा, h बाई ई, जो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इंटरसेप्ट क्या आएगा, माइनस फाई नोट बाई ई, नेगेटिव इंटरसेप्ट। कैसा इंटरसेप्ट है, नेगेटिव। और ये फॉर्म है तो कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन। बनाई भी थी, याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले, अब उसको आपने मैथमेटिकली भी देख लिया, यही थी ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। इसको यहां तक बढ़ाऊंगा तो ये इंटरसेप्ट आ गया, कितने के बराबर है, माइनस फाई नोट बाई ई, नेगेटिव में है। और ये वैल्यू क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसका स्लोप क्या है, h बाई ई। और स्लोप ना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा, ना स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा। ये अपने पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी बच्चों, क्लियर है बात सबको। उसके बाद आता है अपने पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या आता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उसको देखें, इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ और ये इक्वेशन निकालना। तो जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी, डी ब्रोगली ने हमारे पास बोला था एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट। एवरी मूविंग पार्टिकल हैव ए वेव एसोसिएटेड विद इट कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। उसको मैटर वेव बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं, डी ब्रोगली वेव। एंड इट्स वेवलेंथ इज गिवन बाय, उसकी जो वेवलेंथ है दैट इक्वल्स टू h बाई पी। p क्या है, मोमेंटम, h प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका प्रूफ अगर बताएं तो E इक्वल्स टू हमने सुना होगा mc स्क्वायर, और एक हमने E सुना होगा बच्चों h बाई लेमडा। दोनों को रख दो बराबर, यहीं पहुंच जाओगे। क्या आएगा, h बाई लेमडा, किसके बराबर, mc स्क्वायर। एक c से एक c कैंसिल, m इंटू सी क्या हो गया, p, मास इंटू स्पीड मोमेंटम। h बाई लेमडा p है तो यहां से लेमडा निकालोगे तो क्या आएगा, h बाई पी। समझ आई कि ना ये बात। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था हमारे पास। और एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव ये मार्कर भी मूव कर रहा है ना, इसके साथ भी वेव एसोसिएट है, बट हम उसे ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते डेली लाइफ में, क्योंकि डेली लाइफ में जितनी ऑब्जेक्ट उनका मास ज्यादा है, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच एम वी, मास ज्यादा तो वेवलेंथ बहुत कम। एक मूविंग फुटबॉल के साथ वेव एसोसिएट, तो एक जो एसोसिएट होती है वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है उसका, कारण है मास बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, अल्फा पार्टिकल, इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है, तो वहां पे वेवलेंथ डिटेक्टेबल होती है बच्चों।
तो ये क्या था अपने पास, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली वाले में ये एक बात और पूछ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवा दिया, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ, क्या बताओ उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखो जरा ध्यान दे तो लैम्डा कितने के बराबर है, h/p, और आप लोगों ने +1 में एक रिलेशन पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m के बराबर। यहां से p निकालते तो p कितना आता, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट, और काइनेटिक एनर्जी होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे फार्मूले में और वहां लैम्डा तक पहुंच जाओगे तो h/√, p की जगह क्या आया 2m काइनेटिक एनर्जी और ये eV0, 2m eV, ये पोटेंशियल डिफरेंस, h प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, मास e, सारी वैल्यू पता है v को छोड़ के। तो जब सोल्व कर लोगे ना बच्चों 12.27/√v एंगस्ट्रॉम, ये आपकी वेवलेंथ, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार इस पे। किसके लिए है ये, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। सिमिलरली HW दे रहा हूं, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए लिखोगे और किसके लिए लिखोगे, अल्फा पार्टिकल के लिए। ऐसे ही डायरेक्ट फार्मूला जो हमने इसके लिए निकाला है। क्लियर है क्या। उसके बाद इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक तो ये आपका ड्यूल नेचर, क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा उसमें फोटोन की प्रॉपर्टी, फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फिर दो छोटे छोटे टॉपिक आए, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली वेव और इलेक्ट्रॉन जो v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाते उसकी वेवलेंथ कितनी। ऐसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है बच्चों प्रोटॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए। लिखना जरूर, बताना उसकी वैल्यू क्या आई है।